गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। तो उसका शुभारंभ करने आज हमारी सोसाइटी में श्री योगेंद्र सिंह यादव जी, परमवीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध आ रहे हैं। तो आज हमारी सोसाइटी में ग्रीन पार्क का भी इनॉग्रेशन है और घर घर तिरंगा का शुभारंभ भी होना है। तो उसके उपलक्ष्य में आज शाम को हमारे यहाँ थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन है, तो वहाँ पर शाम को हम लोग जाएंगे। तो हम मिलेंगे उनसे और आप लोगों से भी मिलवाएंगे। आज वो हमारे साथ जो भी उनके साथ कारगिल युद्ध में घटित हुआ सारी कथा हमको सुनाएंगे, जो जैसे हुआ क्या हुआ, तो विस्तार में हम ये सब जानेंगे उनके मुंह से। तो जानते हैं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीती होती है चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या कैसे हुआ था। तो उन्हीं के मुख से हम लोग जानेंगे कि उस कारगिल युद्ध में क्या क्या घटित हुआ था। आज हम लोग की सोसाइटी में गेट नंबर 2 के बाद ग्रीन पार्क का इनॉग्रेशन होना था। तो उसके लिए योगेंद्र सिंह यादव जी, परमवीर चक्र 99 कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र मिला था उनको, इनॉग्रेशन के लिए वो आए हुए हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। वहाँ पर पीछे फंक्शन वगैरह भी होना था, तो अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, मिलते हैं आप लोगों से। और उनकी इस वीर गाथा को, जो उनके 8 सैनिकों ने बलिदान दिया, उसको सुने। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घरों से निकले, अपनी बालकनियों से ना झाके नीचे आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे बीच श्री योगेंद्र सिंह यादव जी पधार चुके हैं। बड़ा ही शुभ अवसर है आज कि इस अवसर पर हमारी सोसाइटी में आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह यादव जी आए हैं। ये बड़े ही गौरव की बात है हम सब के लिए कि वो भारत माता का सपूत आज हमारे यहाँ पे आया है, जिसने इस हिंदुस्तान के लिए इतिहास लिखा है। और इतिहास कभी कभी लिखे जाते हैं, और इतिहास जो चीज़ इतिहास में दर्ज होती है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। बच्चों में स्पेशल उत्साह है, और अगर बच्चों की शुरुआत की जाए तो यहीं से भारत का निर्माण शुरू होता है, और निर्माण हम अपने घर से शुरू करते हैं। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि आज ये गौरव का पल इसलिए भी हमारे लिए क्योंकि योगेंद्र जी आज एक तो हमारे बीच उपस्थित है, दूसरे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया है कि घर घर तिरंगा, उसका शुभारंभ भी आज योगेंद्र सिंह जी के हाथों से कराया जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे साथ जोर से बोलते हुए योगेंद्र यादव जी का स्वागत कीजिए। भारत माता की जय बोलेंगे, उसके बाद तालियां बजा के योगेंद्र जी का स्वागत करेंगे। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा योगेंद्र जी का मुझे नहीं लगता परिचय देने की जरूरत है कोई, क्योंकि ये वो भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान ही दिया है। 16.5 साल की उम्र में एक नौजवान जब आर्मी में जाता है, वो उसके सपने होते हैं। हम अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए 16.5 साल की उम्र में हॉस्टल में, स्कूलों में पढ़ने नहीं जाने देते, लेकिन एक परिवार जो सैनिक का परिवार होता है वो अपने बेटों को भारत माता के सपूत कर देता है कि भाव भारत माता के पास जाए और इस देश की सेवा में समर्पित हो जाए। यही उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज हमारे बीच योगेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। ऐसे परिवार को सच में मैं नमन करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को भारत माता की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, और वाकई में वो ये गौरवपूर्ण क्षण होता है किसी परिवार के लिए कि उसका बच्चा, उसे पता है कि इस आर्मी में कल क्या होने वाला है, 1 घंटे का नहीं पता। आज जो हम भारत में अंदर रहते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस सैनिक,
सैनिकों की वजह आज हम अपने घर में आराम से सोते हैं। दुश्मन बहुत है इस भारत के, लेकिन इस भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब ऐसे लाल हमारे बीच मौजूद हैं। ये भारत माता के सपूत, इनमें एक अजब ही शक्ति होती है जो शायद मुझ में या आप में नहीं होगी, लेकिन वो जो सैनिक होता है जो भारत माता के लिए एक कर्मठ बनकर भारत माँ की सेवा में अपना जीवन सर्वोपरि करता है, उसमें अलग ही शक्ति होती है। उस जुनून को हम कभी एडमिट नहीं कर सकते, उसका हम कभी उसके पास तक नहीं जा सकते। वही बात कह रहा था कि 16.5 साल की उम्र में एक नौजवान सैनिक चला जाता है। 19 साल की उम्र होते ही 2.5 साल का एक्सपीरियंस सेना में सेवा की, उसके बाद परमवीर चक्र जैसा एक राष्ट्रपति द्वारा सेना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना अपने आप में एक काबिलियत नहीं, इसे काबिलियत नहीं कही जाएगी, एक मेडल जीतना मुश्किल होता है। ये तो देश का गौरव है, देश का प्रतीक है। ये परमवीर चक्र लोग मरणोपरांत नहीं मिलते, लेकिन इन्होंने जिस तरह बलिदान इन्होंने, मैं तो कहूँगा उस परमवीर चक्र के साथ इन्होंने दूसरा जीवन लिया है। जिस प्रकार इन्होंने वहां पे अदम्य साहस रखते हुए, जिस प्रकार इन्हें एक मौका मिला था टाइगर हिल पे 1999 में 3 बंकरों को कब्जाने का, उस कब्जाने में जो इन्होंने अदम्य साहस पूरी टीम को लीड करते हुए अपने पूरे 8 सैनिकों की टुकड़ी के साथ जिस तरह से उसमें फतेह पाई, लेकिन इस बीच ये फतेह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस बीच इन्होंने जो अपने साथियों को खोया है उसका गम शायद इनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, हम भी नहीं समझ सकते। इन्होंने अपनी आंखों के सामने जिस प्रकार उस पूरी वीरता के साथ, अदम्य शौर्य के साथ देश का झंडा लहराते हुए, उस सीना चौड़ा करते हुए जिस प्रकार टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की, वो अपने आप में एक दास्तान लिख के गई है, एक इतिहास बना के गई है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं आज पुनः योगेंद्र जी यादव जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने उस स्मरण को जो भी गाथा थी, जो शौर्य गाथा है, वो हमें कुछ बताएं, जिससे कि यहाँ पे बैठे हुए नौजवानों में भी एक उत्साहवर्धन हो, एक उत्साह हो कि वो आर्मी को ज्वाइन करें, इस देश की माँ भारत की सेवा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ योगेंद्र जी से, एक बार फिर जोर से मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मौका दिया कि मैं मां भारती के उन वीर सपूतों की वो शौर्य गाथा आप तक पहुंचा सकूं, आपको बता सकूं, जिन्होंने अपने जीवन को पल भर हम सब के लिए नौछावर कर दिया, जिसकी बदौलत आज हम अपने ऑफिसों में, अपने घरों में, स्कूलों में शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पढ़ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे उन सपूतों की शौर्य गाथा कहने का, बताने का मुझे जो अवसर प्रदान किया है, मैं आपका हृदय से बारंबार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। वो हमारा मेरठ भर्ती दफ्तर है, उसमें वैकेंसियां आई और मैं भर्ती देखने के लिए चला गया। भाई पहले से फौज में जा चुका है, माँ को पता होता है बेटे की क्षमता और सक्षमता, पिता को इतना आभास नहीं होता। माँ ने बोला कि ये एक बार जाएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। पिता और भाई बोले कि नहीं, इसके लिए तो वैकेंसी अलग से खाली पड़ी है, इसलिए सेलेक्ट हो जाएगा। बोला देख लेना, ये पहली बार में भर्ती हो जाएगा। और मैं पहली बार गया और पहली बार में मैं फौज के अंदर सेलेक्ट हो गया और मैं उस रेजिमेंट में गया जिसका इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था, जहाँ पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे में जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है। तो 71 में एक समझौता हुआ था, उसको शिमला समझौता कहते हैं।
तो इस समझौते के तहत सर्दियों के समय में दोनों सेनाओं को विड्रॉल होने के आदेश थे। भारतीय सेना अपने उसी कानून के तहत अपने बेस कैंप में विड्रॉल होकर के आ गई, लेकिन पाकिस्तान की फौज विड्रॉल नहीं, बल्कि परवेज मुशर्रफ की बनाई हुई रणनीति से उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। इधर हिंदुस्तान की तरफ से समझौता एक्सप्रेस चलाई जा रही है, लाहौर बस यात्रा की जा रही है। हम तो एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण रास्ते की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे से छुरा भोंकते के काम कर रहे हैं। अप्रैल महीना जैसे ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि वर्दीधारी ही राष्ट्रभक्त होता है। इस देश का हर नागरिक राष्ट्रभक्त है। एक हमारे ही राष्ट्रभक्त बकरवाल ने फौज को जानकारी दी कि हमारी फौज अगर यहां पर है तो ऊपर कौन बैठा हुआ। तो इसका पता लगाने के लिए आप सबने नाम सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया, उनकी टीम को नियुक्त किया गया और वो पूरी की पूरी पेट्रोलिंग उन्होंने कैप्चर कर ली और किस तरह से अमानवीय बर्बरता के साथ उनकी बॉडी को वापस दिया गया, उनके अंग भंग को काट दिया गया। जब ये बॉडियां वापस मिली तो सेना ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र बदले की आग में झुलस उठा। मेरी बटालियन उस समय कश्मीर वैली के अंदर, हमें भी तुरंत वहां से मैसेज मिला कि आपको द्रास सेक्टर पहुंचना है। द्रास सेक्टर पहुंचे, कोई जानकारी नहीं कि यहां पर है क्या, सिर्फ इतना बताया गया कि यहां पर टेररिस्ट है, 4 या 5 टेररिस्ट। तो हम तो पहले से ही फौज जो वहां पर डिप्लॉयड थी कश्मीर के अंदर, टेररिस्टों के बरखिलाफ कार्रवाई कर ही रही, तो कोई अलग से एक्स्ट्रा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। फौज ने उसी हिसाब से अपने ऑपरेशंस लॉन्च करने शुरू किए, अपनी कार्रवाइयां शुरू करी। वो ऊपर बैठे हुए, हम नीचे, उनके पास पूरा एडवांटेज, वो हमारी हर हरकत को देख सकते हैं, हमारे हर मूवमेंट को वो बर्बाद कर सकते हैं, दूर से दूर हमें आसानी से नष्ट नाबूद कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं जब नीति और नियति अच्छी होती है तो परमात्मा भी साथ देता है। जब फौज ने चढ़ना शुरू किया, मौसम इतना खराब हो गया कि विजिबिलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं। वो फौज के लिए, हमारी फौज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हुआ। दुश्मनों को ये तो आभास हो गया कि हिंदुस्तान की फौज ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन किन रास्तों का इस्तेमाल करके ऊपर आ रहे हैं ये उनको आभास नहीं हो पाया। 2 रात चढ़ने के बाद जब तीसरे दिन एकदम से मौसम साफ हुआ तो हम उनके बहुत करीब तक पहुंच चुके। जब उनके नजदीक पहुंचे तो अचानक से उन्होंने फायरिंग खोल दिया, पूरा मूवमेंट रुक गया हमारा, हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन जो हमारे बटालियन कमांडर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने तुरंत दूसरी रणनीति बनाई, युद्ध नीति बनाई कि बटालियन को 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया ताकि लेफ्ट और राइट दोनों शोल्डर से हम मल्टीपल अटैक करेंगे, दुश्मन की ताकत को तोड़ेंगे और फिर हम आसानी से उस पर जीत हासिल कर लेंगे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वहाँ पर जब वो ऊपर चढ़ गए थे तो वहाँ पर चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना ने उनको घेर लिया था और उनके पास गोलियाँ सब ख़त्म हो गई थी और चारों तरफ से अनाधुंध गोलियाँ चल रही थी और चारों तरफ से वो ऐसे घिर गए थे कि 4 कदम पे पड़ी हुई गोलियाँ भी वो नहीं उठा सकते थे। तो उन्होंने फिर मतलब सोचा
कि हम मतलब गोलियां चलाना बंद कर देते हैं, जिससे कि पाकिस्तानी सेना ये समझे कि हमारी पास सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो अपनी गोलियां चलाना बंद कर दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ी देर तो पाकिस्तानी सेना चलाती रही गोलियां और फिर उन्होंने भी गोलियां चलानी बंद कर दी। शायद उनको ऐसा ही लगा था कि हिंदुस्तानी सेना के पास गोले बारूद सब ख़त्म हो चुके हैं। और बता रहे थे कि उनके पैरों में गोलियां लगी थी और घिसटते घिसटते वो किस तरीके से पहुँचे थे अपने सभी साथियों को बताने कि पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हम लोगों को बताई। तो सुनकर काफ़ी बार तो मतलब इस तरीके की बातें सुनो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसी सिचुएशन इन लोगों ने सब झेली होगी उस टाइम पर। हम लोग तो दूर बैठे बस सुन रहे थे और वो सब चीज़ें ये लोग फेस कर रहे थे। तो उस समय कैसी सिचुएशन थी और क्या था, सोच के ही डर लगता है। और ये सब चीज़ें तो उन लोगों ने झेली ये सब। तो एट लास्ट यही बता रहे थे कि मतलब वो इतने जख्मी हो गए थे कि 16 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, तब जाके वो आज ठीक होकर हमारे बीच उपस्थित हो पाए हैं। तो सोल्जर्स की लाइफ ही ऐसी होती है कि वो देश की रक्षा के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। और मतलब उनके लिए सबसे ऊपर देश को प्रोटेक्ट करना होता है। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं हमारे लिए। तो एक सल्यूट तो बनता ही है इन सोल्जर्स के लिए और हमें उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके जितने भी साथी थे उनके साथ में सभी शहीद हो गए थे और पाकिस्तानी सेना मतलब सबको मारने के बाद भी चेक कर रही थी कि कोई ज़िंदा तो नहीं बच गया। तो बता रहे थे कि ये भी इतना जख्मी थे कि उठ नहीं सकते थे, बिल्कुल हिल भी नहीं सकते थे। तो एक सोल्जर ने, पाकिस्तानी सेना के किसी सोल्जर ने उनके ऊपर भी गोली चलाई थी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था उन तक। और बता रहे थे कि मैं भगवान से यही प्रेयर कर रहा था कि मुझे बस इतना ज़िंदा छोड़ दें कि मैं अपने साथियों को बता सकूं कि पाकिस्तानी अगला कदम क्या लेने वाले हैं। तो भगवान ने शायद उनकी रक्षा की। तो बता रहे थे कि उनकी पॉकेट में कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे, तो गोली जाकर उनसे लगी तो वो बच गए थे और गोली उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो ये होता है कि अगर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो तो भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। तो इनकी भी भगवान ने सुनी और उनको जीवित रखा और आज वो इस हाल में है कि वो हमारे सामने उपस्थित हो सके। वहाँ से लौटने में काफ़ी टाइम हो गया था, तो आकर फिर मैंने डिनर प्रिपेयर किया। तो आज डिनर में मैंने पाव भाजी बनाई थी और अभी पाव भाजी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर और मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।